राईट. एसे कंप्लीट लिहायचा असतो आणि जो प्रश्न साधारणपणे 8 ते 10 मार्काला असतो. भरपूर मार्क्स असतात एसे रायटिंगला. ओके. तर आपल्याला थोडीशी आत्तापासून त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे हळूहळू, जेणेकरून तुम्ही जेव्हा 10th मध्ये एक्झाम लिहाल तेव्हा तुमचा एसे खूप चांगला राहील. जी 10th मधली मुलं आहेत त्यांची आता प्रॅक्टिस होत राहील आणि बाकीचे जे आहेत 8वी 9वीतले त्यांना सुद्धा ही चांगली रिव्हिजन होईल आत्तापासून, जेव्हा तुम्ही एसे रायटिंगची प्रॅक्टिस ठेवाल. ओके. सो ओके. तर आता जनरली आपण जेव्हा एसे एखादा लिहायला सुरू करतो, कुठलाही निबंध कुठल्याही विषयाचा असो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कुठल्याही विषयाचा जेव्हा तुम्ही निबंध लिहायला सुरुवात करता, आपला मेन हेतू काय असतो? जो विषय दिलेला आहे त्याच्याबद्दल आपलं मत काय आहे ते मांडणं. राईट. फॉर एक्झाम्पल मी असं एसे दिला की हेल्थ इज वेल्थ असा टॉपिक आहे, तर आपल्याला टॉपिक वाचून लक्षात येतं आपल्याला कशाबद्दल लिहायचंय. तर हेल्दी लाईफ आणि ती कशी वेल्थ कडे म्हणजे चांगला पैसा आपल्याला ते आता निबंध फ्रेम करताना बेसिक ऍड होतात. ओके. ओके. इज द वॉइस क्लिअर नाव? आता येतोय ऐकू? आता येतोय ऐकू आवाज व्यवस्थित? ओके. ठीक आहे. जेव्हा मी स्लाइडवरचं काही तुम्हाला दाखवायचं असेल तेव्हा फक्त स्क्रीन शेअर करते. आता मी स्क्रीन शेअरिंग थांबवलंय. ओके. सो वी विल ट्राय की आपल्याला पुढे होप करूया की अख्ख्या लेक्चरमध्ये कुठे प्रॉब्लेम येणार नाही. हा, तर आपण एसे रायटिंग बद्दल बोलत होतो. एसे रायटिंग मध्ये आपण जो टॉपिक असेल त्याची पहिले इंट्रोडक्शन, जे जनरल स्टेटमेंट्स असतात ती आपण त्याच्याबद्दल लिहितो. राईट. ती झाल्यानंतर आपण काय लिहितो की त्याची बॉडी असते, म्हणजे मेन जो टॉपिक दिला आहे त्याच्याबद्दल मूळच्या मुद्द्यांबद्दल बोलायचं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमची मतं मांडता. राईट. की मला काय वाटतं हेल्थ इज वेल्थ बद्दल, ह्या टॉपिक बद्दल स्वतःचं काय मत आहे ह्याच्याबद्दल थोडंसं लिहितो. आणि बॉडीचा पण साधारणपणे इंट्रोडक्शनचा एक पॅराग्राफ होतो आणि त्याच्यानंतर जी मेन बॉडी असेल, जो मेन टॉपिकचा जो काही विषय असेल तो सगळा आपण साधारण 2 ते 3 पॅराग्राफ मध्ये लिहितो. आणि त्याच्यानंतर जो लास्ट पॅराग्राफ असतो दॅट इज युअर कन्क्लुजन, की या सगळ्यावरून जे तुम्ही वरती तुमची मतं मांडली त्यावरून शेवटी काय म्हणणं आहे. तर तुम्ही आता समज हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक आहे तर त्याच्यामध्ये काय असेल की माणूस सगळा जगतोय तो पैशासाठी जगतो आहे, बरोबर आहे, म्हणजे पैसा मिळवतो आहे ते बरोबर आहे, बट त्याच्याबरोबरच हेल्थ मेंटेन करणं सुद्धा कसं इम्पॉर्टंट आहे याच्याबद्दल आपण एक छोटूसं फायनली कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट ठेवतो आणि दॅट इज कन्क्लुजन. राईट. आता एसे मध्ये एक छोटीशी एक्सपेक्टेशन किंवा काय इम्पॅक्ट पाडतं त्याच्याबद्दल. आता तुमचं जर का वाचन किंवा ऐकणं चांगलं असेल त्या विषयाचं कुठलंही असू दे, आपण जनरल बोलूया आता, फक्त इंग्लिशच असं नाही. सपोज मी मराठी कन्सिडर केलं, हिंदी कन्सिडर केलं, तर त्याच्यामधली एखादी छोटीशी काहीतरी पोएम आहे, त्यातल्या 4 ओळी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती आहेत, किंवा एखाद्या कुठल्या तरी महान व्यक्तीने सांगून गेलेलं स्टेटमेंट आहे कुठलं तरी जे त्या विषयाशी निगडित आहे, ते लिहिणं कधीही चांगलं असतं. ओके. सो आता काय करायचंय तुम्हाला, एक होमवर्क साठी असा पार्ट आहे की तुम्ही आत्तापासूनच आत्तापर्यंत कुठल्या कुठल्या जनरल टॉपिक्स वर एक्झाम मध्ये येऊन गेलेले आहेत एसे, हे शोधून काढायचं. ओके. म्हणजे जनरल कुठले कुठले टॉपिक्स कॉमनली विचारले जातात 8th मध्ये, 9th मध्ये किंवा 10th मध्ये, मेनली 10th बोर्डसाठी. ओके. आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला काय काय इन्फॉर्मेशन मिळतीये, किंवा त्याच्याशी रिलेटेड मी जसं म्हटलं की कुठली पोएम आहे, कुठले स्लोगन्स आहेत, कोणी काहीतरी त्याच्याबद्दल रिलेटेड स्टेटमेंट केलंय, असं शोधायचं. ओके. त्याचा उपयोग कुठे होणार, ते स्टेटमेंट्स तुम्ही तुमच्या एसे मध्ये लिहू शकता. येस, शुअर. ओके.
I'll speak in Hindi. Is Hindi fine for all? Because there are many Marathi people, so I was speaking. Yes. Oh, sure, sure. No problem then. ओके, थैंक यू. सो आई स्पीक इन हिंदी. हिंदी में बात करेंगे, सो फिर हम बाकी लोगों को सबको समझ में आ जाए, इसलिए हिंदी में बात करेंगे. यस, आई गिव होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम. या, सो नाउ आई शेयर द स्क्रीन. Is the screen visible? Okay. So, what is basically the structure of an essay? Every essay has a beginning, a middle, and an end. राईट. जे आपण आता म्हणलं तसं आपण पॅराग्राफ मध्ये लिहिणार, आपण काहीतरी सुरुवात करणार, त्याच्यानंतर मधलं जे स्ट्रक्चरल बॉडी असेल ती, आणि त्याच्यानंतर एंड, शेवटी काहीतरी लिहिणार त्या एसेच्या, जे आपलं मेनली कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट असतं. इन अ 5 पॅराग्राफ एसे. राईट. जनरली आता जेव्हा 10 मार्काचा एसे येतोय, जब हमें 10 मार्क के लिए पूरा का पूरा एसे लिखना है, तो हमें एटलीस्ट 5 पैराग्राफ लिखना इंपॉर्टेंट है. राइट. सिर्फ 1-2 पैराग्राफ लिख दिए, 3 पैराग्राफ लिख दिए, तो दैट विल बी नॉट इनफ. इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, then you'll have to write at least 5 paragraphs. Okay, so the first paragraph is called the introduction. In the first paragraph, what you write is the introduction of that particular topic. The next 3 paragraphs consist of the body of the essay. The 5th and final paragraph is the conclusion. This structure is not written in stone, however. मतलब क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है. अब यहाँ पे भी एक लाइन देखिए आपने इंग्लिश की, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट रिटन इन स्टोन. मतलब कुछ ऐसी पत्थर पे लिखी हुई लाइन नहीं है कि ये कंपलसरी है. ओके. कंक्लूजन मीन्स जो कुछ आपने पूरा लिखा है, मतलब हम सिर्फ हेल्थ इज वेल्थ एग्जाम के लिए टॉपिक लिया है, तो उसी पे फोकस करते हैं हम लोग. हमने हेल्थ इज वेल्थ पे लिखा है पूरा बॉडी, आपका जो कुछ आपकी जो राय थी हेल्थ इज वेल्थ पे, वो आपने लिखी. उसके ऊपर फाइनली आपको क्या ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन, and people are running for money, only for money, and it is not, it is, health is also important. It is as equivalent to your wealth. If you are earning money, you are spending it on medical needs, it is not good. You have to be healthy. तो ये जो है ये कंक्लूजन हो गया. जो मैंने पूरा का पूरा लिखा ऊपर से नीचे तक, उसका मुझे ये कंक्लूजन आया है. मैं इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहती हूँ. ओके. हम लेक्चर में, या फिर हम अगर हम कुछ साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा लेक्चर पढ़ते हैं और फाइनली जो बोलते हैं कि हमने इसमें सब में से इतना जो कुछ 1 घंटे पढ़ा, वो 5 मिनट्स में हम रिवाइज करते हैं ना, दैट इज कंक्लूजन. जो कुछ 1 घंटे किया, इतनी जो बकबक की, उसका मीनिंग. ओके. शॉर्ट में 3 पार्ट्स होते हैं. जब भी कोई ऐसे आपका पढ़ने के लिए बैठेगा टीचर, तो पहले सामने क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है. उसी में पता चल जाता है कि क्या हम लोग सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में. ओके. अब जैसा वहां पे हमने स्लाइड पे सेंटेंस देखा कि इट इज नॉट रिटन ऑन द स्टोन, मतलब ये कुछ पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है कि ये कंपलसरी है कि इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए. ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट जनरली जो 10th के ग्रेड तक जो एसेस आते हैं, उसमें हमें ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है. दैट इज आइडियल वे टू राइट एन एसे. कहीं कहीं पे उल्टा सुल्टा कुछ हो जाता है, अगर टॉपिक पे डिपेंडेंट कुछ चीजें होती है जो हमें लिखनी पड़ती है. Okay. Look, in a newspaper or magazine, you will rarely see an essay that follows this exact formula. अगर हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कुछ पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मूला होगा ही, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता, कुछ अलग चीजें होती रहती है. On the other hand, it's a good place for beginners to start. When you feel more confident, you can get more creative and break free of the 5 paragraph formula. जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज में कुछ लिखना, तो आइडियल वे क्या है कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग जाए, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम सोचते सोचते आगे जाए और उस तरीके से लिखते जाए. और जैसे ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरी लैंग्वेज पे होल्ड है, मैं इसमें ये सब कुछ ऐड कर सकती हूँ,
तो फिर मैं वो फॉर्मूला चेंज कर सकती हूँ ताकि लोगों को वो और अट्रैक्टिव लगे और क्रिएटिव लगे। राइट, ऐसे या कुछ भी चीज लिखने का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ओके, सो योर एसे और योर एनीथिंग लेटर, अगर इनफॉर्मल लेटर है, लेटर राइटिंग, ये भी एक स्किल है। राइट, और ये सारी चीजें किससे आती है? सिर्फ पढ़ने से। हम जितने ज्यादा एसेस पढ़ेंगे, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखने की हमारी स्टाइल होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। तो हमें ये तीनों लैंग्वेजेस के लिए करना है। आई होप कि आप सबकी ये तीन मेन लैंग्वेजेस होंगी ना, इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। और तीनों में पेपर में ये तो होता ही है। ऐसे टॉपिक तो सारी लैंग्वेजेस में होता है और कंपलसरी होता है। 5 टॉपिक दिए जाते हैं या 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक हमें सिलेक्ट करना होता है। राइट, तो ये आप सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए शुरू कर दीजिए कि आप इंग्लिश के एसेस पढ़ना शुरू कर देंगे कहीं से। न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं आप लोग, उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो लाइंस है, वो जैसे मैंने पहले लेक्चर के पहले ही बता दिया था कि आपको अब ये काम शुरू करना है कि आज तक कितने कौन से टॉपिक पे मोस्टली एसेस आते हैं वो नोट डाउन करना। और फिर उन पे डिपेंडेंट आपको कहीं पे कुछ अलग मिल जा रहा है तो वो लेना, वो इन्फॉर्मेशन लेना। अब आसान हो गया है, हम लोग गूगल पे डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके ऊपर कुछ पोएम है क्या, कुछ स्लोगन है क्या, किसी ने कुछ बोला है क्या ऐसे टॉपिक पे। इट इज इजियर नाउ। अरे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि हमें लाइब्रेरी में जाके बुक ढूंढना पड़ता था कि किसी ने कुछ ऐसा किया है नहीं किया है। बट अब आसान हो गया है, तो आप लोगों के लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सारे पेपर्स भी गूगल पे अवेलेबल होते हैं, 10th के एसएससी के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसमें से ऐसे टॉपिक्स कलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से लिख लिख के ले सकते हो कि आपको कहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हो, आप किसे अच्छे तरीके से आपका ऐसे फ्रेम करोगे। क्योंकि क्या होता है जनरली, मार्क्स जाने वाले टॉपिक्स, ग्रामर के तो टॉपिक्स होते ही है जिसमें थोड़ी बहुत कुछ अलग हो गया तो 1 मार्क सीधे हाथ चला जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेंसेस का लेते हैं, मैंने वहां पे बोला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और उस मोमेंट पे जो टेंशन होता है दिमाग में, उसमें सिंपल पास्ट याद आ गया और पास्ट टेंस लिख के आ गए। ऐसा हो सकता है, एग्जाम के टेंशन में ये होना पॉसिबल है। बट ऐसे में कैसा होता है, अगर आपको प्रैक्टिस है, 8 आउट ऑफ 10 आपको मिलना ईजी है, तो वो कैसे आपको कैच करने हैं, तो इस तरीके से कि आपका ऐसे अट्रैक्टिव करके उसका इंट्रोडक्शन, उसमें थोड़ी पोएम ऐसा दिखा भी ना तो भी अच्छा लगता है टीचर को पढ़ते वक्त, कि चलो कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं हम लोग तो मार्क्स दे देते हैं। इसकी रीडिंग अच्छी रहेगी तभी इतनी राइटिंग अच्छी है। ओके, सो ये हमारी ऐसे की जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो ड्रामेटिक ओपनर, और थीसिस स्टेटमेंट। मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला इंट्रोडक्शन ये बेसिक जिस्ट है जहां पे आप लोग देखने वाले हो, जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ऐसे की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। राइट, तो उसमें कुछ ड्रामेटिक ओपनर होना चाहिए कि आपका ऐसे उस टीचर को पहले, अगर ऐसा है कि 3 स्टूडेंट्स के पेपर लाइन में है, पहले 2 लोगों ने भी सेम टॉपिक पे लिखा है और आपने भी उसी टॉपिक पे लिखा है, आपका ऐसे उसे क्यों पसंद आना चाहिए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना है। ये आपको याद रखना है, बोरिंग नहीं होना चाहिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट बॉडी, टॉपिक सेंटेंस, डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, कंक्लूडिंग ट्रांजिशन सेंटेंस। मतलब क्या होता है कि जो आपका जो बेसिक टॉपिक सेंटेंस है उसके हिसाब से आपको सब कुछ आगे स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में आप जनरल लिख सकते हो, बॉडी में जो आपका मेन टॉपिक है उसी पे आपको आना है, और उसमें आपको उसके डिटेल्स और एग्जांपल्स देने हैं। ओके, एग्जांपल्स मतलब क्या हो सकता है, आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि एक कोई इंसान है जिसने बहुत सारी वेल्थ, मनी कमाया है लाइफ में, बट ही वॉज नॉट हेल्दी। ओके, ड्यू टू रूटीन और पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो भूल गया था कि हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छा डाइट कंज्यूम करना जरूरी है। ये सब भूल जाने की वजह से ही वॉज नॉट हेल्दी, और जितनी वेल्थ उसने कमाई वो सारी उसने मेडिसिन पे, उसके हेल्थ पे खर्च कर दी। तो ऐसा एग्जाम्पल लिख के आप आगे आ सकते हो। ओके, अब ऐसे के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अब हेल्थ इज वेल्थ ये जनरल टॉपिक है, कुछ इमेजिनरी ऐसे होते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं। तो ये पूरा अलग आ जाएगा इसका फ्रेम। राइट, तो आपको ये सब कुछ तभी समझ में आएगा कि आप 4 सब्जेक्ट के एसेज अलग अलग पढ़ रहे हो। ओके, तो ये जनरल के लिए बता रही हूं मैं कि आपको एग्जाम्पल देना है, उसमें एग्जाम्पल देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं पे सुना हुआ भी आपके मतलब ऐसा लिख सकते हो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस।
ओके, मैंने ये अनुभव लिया है, ऐसा बोल के आप आगे लिख सकते हो। तो दैट क्रिएट्स अनदर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। कंक्लूजन, समरी स्टेटमेंट, रीस्टेट योर थीसिस और क्लिंचर, मतलब क्या है, जो शॉर्ट में जो आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखा है उसका इन शॉर्ट आपको क्या कहना है वो बताना, यानी कंक्लूजन। ओके, और इसमें एक येलो में दिया है, द बॉडी ऑफ योर एसे कैन बी 3 और मोर पैराग्राफ्स लॉन्ग। जितना आपको अच्छा सूझता है उतना बड़ा आप वहां पे लिखते जा सकते हो। ओके, अब आपको क्या लगता है पैराग्राफ हम कितने लाइंस का लिखेंगे, एक पैराग्राफ कितने लाइंस का कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? यस, अराउंड 8 to 15, 10 to 12 ऐसे, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा पैराग्राफ ही है। या 10 to 12 इज ऑल्सो सफिशियंट कि 10 to 12 लाइंस लिखिए और उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू किया। और मेन क्या है आपका जो एक पॉइंट है वो आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी बताया कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी था, उसने हेल्थ पे फोकस नहीं किया था, ऐसा अगर आप बोल रहे हो तो उसके बारे में जो आप लिख रहे हो वो एक पैराग्राफ में आना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप लिखोगे कि इससे मुझे पता चला कि मुझे किस तरह से क्या करना है, वो आपका अलग पैराग्राफ आना चाहिए जिसमें आपके खुद के विचार है, आप क्या कहना चाहते हो इस विषय पे। और आगे का पैराग्राफ आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मैंने ये पढ़ा है। राइट, तो आपकी बॉडी में जो 3 पैराग्राफ आ गए, इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद आपकी जो ऐसे की बॉडी थी उसमें 3 पैराग्राफ कैसे आ गए? पहले पैराग्राफ में आपने लिखा कि एक एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसा था, दूसरे पैराग्राफ में आपने लिखा मैंने ऐसा पढ़ा है हेल्थ इज वेल्थ के बारे में, या हेल्थ के बारे में, या लोग कैसे वेल्थ के पीछे जा रहे हैं और हेल्थ को भूल रहे हैं, इसके बारे में मैंने ये पढ़ा है। थर्ड पैराग्राफ में आपकी उस पे क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, या आप कैसे लाइफस्टाइल प्रेफर करोगे, उसके बारे में आप लिखोगे। ये आपके 3 पैराग्राफ हो गए। राइट, आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले पैराग्राफ में कोई एग्जांपल स्टार्ट किया, उसके 8 to 10 लाइंस हो गई इसलिए उसे बीच में कट कर दिया और सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक लिया तो उसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना ही है, लेकिन आपको उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ लिखते गए। उसमें ये नहीं चाहिए कि वो अंकल यहाँ पे काम कर रहे थे, एग्जाम्पल लिख रहे हो, वहां पे आपने शुरू कर दिया कि एक अंकल मेरे पहचान के थे, वो वहां पे काम कर रहे थे, उनके इतने ड्यूटी आवर्स थे, उसमें वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, इतना नहीं लगाना है उसमें, इतना बड़ा भी नहीं करना है हमें। ओके, आई हैव रेड सम एसेज लाइक दिस कि ऐसे बड़ा, ऐसा एक मिसकंसेप्शन होती है कि जितना हम बड़ा लिखेंगे उतने हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग, मैंने स्टूडेंट्स बाहर आके डिस्कस करते हुए देखे हैं कि मेरा 2 पेज का ऐसे हुआ, अरे यार मेरा तो एक ही पेज का हुआ, तो कम मार्क्स मिलेंगे मुझे, मेरा 1 पेज का हुआ इसलिए। आप भी ऐसा करते हो या नहीं? 1 पेज का ऐसे हुआ मतलब कम मिलेंगे, 2 पेज का ऐसे हुआ मतलब ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने उसमें क्या लिखा है दैट इज इम्पोर्टेंट, भले ही वो 1 पेज का ही होगा। आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर आपने पूरा का पूरा सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट 9 on 10 तो मिल ही सकते हैं। राइट, तो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बढ़ाने के लिए फिर उसमें कुछ भी ऐड करते जाओ, कुछ भी घुसाते जाओ बीच में, ऐसा नहीं करना है हमें। जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी में 3 पार्ट्स लिख दिए हमने, और फाइनली कंक्लूजन। अब आपको अगर कोई पोएम लिखनी है तो वेयर विल यू प्रीफर टू राइट दैट पोएम और दैट स्लोगन? आप स्टेटमेंट कहाँ पे लिखोगे ऐसा आपको लग रहा है? इंट्रोडक्शन में लिखोगे, बॉडी में लिखोगे, या कंक्लूजन में? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? ओके, इंट्रोडक्शन, और किसी का? बॉडी, बॉडी, ओके, इंट्रोडक्शन। So you can write that in any paragraph you want, depending on what you are writing. अगर आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दैट मुझे ये इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, बॉडी में, या कंक्लूजन में। आप कहीं पे भी 3 में जैसा जहां पे आप कंफर्टेबल हो वो लिखने के लिए, इंडिविजुअली एज ए स्टूडेंट आपको जहां पे कंफर्टेबल लग रहा है आपको वहां पे लिखना है।
ये याद रखना है कि वो कहीं पे ऐसे बीच में ही घुसेड़ दिया है और उसके आगे पीछे उस स्लोगन से, उस पोएम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो, वहां पे लिखो इंट्रोडक्शन में उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दो और फिर बाकी के ऐसे को स्टार्ट करो। आप बॉडी में लिख रहे हो तो एक पूरा पैराग्राफ सिर्फ आपने जो कुछ लिखा है, जो पोएम लिखी है, जो स्लोगन लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, उसे पूरा एक पैराग्राफ डेडिकेट कर दो, उसमें सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। एंड फाइनल, अगर आप कंक्लूजन में लिख रहे हो तो भी एज इट इज सेड दैट दिस आई हैव दीज ओपिनियंस, ऐसा करके कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। तो जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो आप वहां पे लिख सकते हो, लेकिन उसके आजू बाजू में उसके रिलेटेड कुछ आपको लिखना जरूरी है। अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? वेरी गुड, परफेक्ट। So there are three important things to consider as you write your essay. अब जब essay लिख रहे हो तो आपको तीन चीजें समझ लेनी चाहिए: सब्जेक्ट, ऑडियंस एंड पर्पस। अब आपके ऑडियंस तो क्लियर है, जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो आपका ऑडियंस है। अब भी आप स्कूल में तो कहीं पे आर्टिकल्स नहीं लिख रहे हो, मतलब ये ऑडियंस कब आता है? जब न्यूज़पेपर में वगैरह आप लिख रहे हो, मैगजीन्स में लिख रहे हो, तो कौन से लोग आपका न्यूज़पेपर, कौन से लोग वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑडियंस कौन है? आपके टीचर्स, राइट, जो वो ऐसे जज करेंगे। सो सब्जेक्ट, throughout your educational career, teachers will be giving you writing assignments. They want to see if you understand material covered in class. They want to know your opinion on a particular topic and they want to determine if you can express ideas clearly. तो आपका जो ऐसे राइटिंग का जो 10 मार्क का टॉपिक है वो इन सारी चीजों के लिए है, राइट, कि आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके ओपिनियंस क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। हर एक का ओपिनियन अलग रहता है, राइट। किसी को ऐसा भी लगेगा कि ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब होता है कि ऐसा कहते तो है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट है हेल्थ भाई। जितना है आराम से जियो, कुछ एक्सरसाइज वेक्सरसाइज मत करो, जो खाना है वो खा लो। ऐसा भी किसी का ओपिनियन हो सकता है, हम गलत सही इसमें हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ ओपिनियंस देखने हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी आइडिया आपको सब लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो ये वो टीचर जज करता है। और उसके साथ अब लैंग्वेज का स्टडी है तो इसलिए उसमें ग्रामर आना भी चाहिए। आय करके आर लिखा तो वहीं पे मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, तो इसलिए आय के साथ एम आना जरूरी है, तो ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी occasions when you will want to write an essay in other situations as well. Maybe you want to write a letter to the editor of a newspaper, or perhaps the boss at a job you are applying for wants you to write why you think you are qualified for the position. राइट, ये आगे का है। आप अगर 10th के बाद कहीं पे, 12th के बाद कहीं पे अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आपको ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे, अगर कोरोना पैंडेमिक है और आपकी कुछ राय है इसके बारे में, आपको वो लिखनी है कहीं पे, तो आपको एडिटर को मेल करना है। तो पहले आपको आपकी आइडिया बतानी पड़ेगी, मुझे क्यों लिखना है वो बताना पड़ेगा, राइट। तो ये सब्जेक्ट होते हैं ऐसे के। In any case, most of the time the subject of the essay will be given to you. आपको ऐसा तो नहीं बोला जाएगा ना कि आपके मनपसंद टॉपिक पे ऐसे लिखो। आपको 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है एग्जाम में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब हर एक बार, अब 10th तक तो हर एक बार आपको टॉपिक दिया गया ही होता है और आपको उसमें से लिखना पड़ता है। इवन इफ इट्स नॉट द प्राइमरी थिंग यू वांट टू रिमेंबर इज टू राइट अबाउट व्हाट यू नो। आपको जो पता है उसके बारे में। अब ये तो है ही, 5 टॉपिक्स जब आते हैं, इट इज कॉमन थिंग दैट you get confused on what topic should I write. ये होता है आपके साथ, अगर 5 टॉपिक आ गए और आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे इसमें से 2 टॉपिक्स अच्छे से लिखने आ रहा है लेकिन मैं एक कैसे सिलेक्ट करूं। ऐसा मेरे भी साथ होता था कि 5 टॉपिक है, 2 टॉपिक तो ऐसे क्लियर होते हैं कि ये नहीं ही लिखने हैं मुझे, 3 टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सोचने के बाद हम लोग एक टॉपिक को पूरा क्लियर आउट कर देते हैं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज टू राइट पॉइंट्स। आप कहीं पे पेंसिल से पॉइंट लिख लो कि आपको एक ऐसे के बारे में क्या क्या पता है, उसके बारे में आपको उसकी, उसमें क्या आप ऐड कर सकते हो विच विल मेक इट अट्रैक्टिव। ऐसे जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आपको लिख के एक साइड पे रखने हैं, दूसरे टॉपिक पे भी रखने हैं, और किसके आपको खुद को वहां पे पसंद आए उस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है।
कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि अरे यार मुझे इस पे तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग टॉपिक पे ज्यादा अच्छा आता था मुझे, फिर तो वो हम लोग कट करते हैं और दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इंप्रेशन भी बैड पड़ता है, क्योंकि वो पूरा पहला इरेज किया और दूसरा स्टार्ट किया। तो अब जब हमें 5 टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, ये हमेशा होता है कि 2 टॉपिक आराम से चले जाते हैं, उसमें से हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, पर होते हैं सिर्फ 3 जिनमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये प्रेफर करती थी, आपको भी बताती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो कि तीनों टॉपिक पे लिख के लो कि आप कौन से पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकोगे, पैराग्राफ में जो बॉडी है, जो 3 पैराग्राफ्स हमें लिखने हैं उसमें आप क्या लिख पाओगे, वो थोड़ा सा लिख लो। सिर्फ पेंसिल से कहीं पे मेंशन करना है कि ये पॉइंट्स मैं मेंशन करूंगी, और कंक्लूजन में ऐसा आपने जब 3 टॉपिक्स का आप लिखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें से एक ही टॉपिक पे मैं अच्छे से लिख पाऊंगी, और उसी से स्टार्ट करना है हमें। थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है आपका इस प्रोसेस में, राइट, बट इट इज ऑलवेज गुड दैट कुछ टॉपिक शुरू किया, बाद में खुद को ही पसंद नहीं आया, फिर भी अब 3 पैराग्राफ तो हो गए, अब कहाँ पे बदलू, उससे अच्छा यही कंटिन्यू कर देती हूँ। इससे अच्छा ये है कि हम लोग थोड़ा पहले एक 5 मिनट का टाइम यूज कर ले, और जो कंफर्म टॉपिक हमें, और क्या होता है जब हम ये तीनों टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो जिस टॉपिक पे हमें लिखना है उसके बारे में पूरा सोच के हो जाता है, तो सिर्फ बाकी इतना ही रहता है कि हमें लिखते जाना है, सिर्फ सोचना अलग से नहीं है। तो ये भी आसान हो जाता है, वो भी टाइम बच जाता है, आपके 2-3 मिनट वहां पे सेव हो जाते हैं, और पूरे पेपर के लिए आपका उतना टाइम सेव हो ही जाता है, और उतने टाइम फ्रेम में आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, उसकी चिंता करने की अलग से जरूरत नहीं होती। Okay, so prefer this method for selecting the topic on which you are going to write your essay for all the subjects. Not only this is not only for English. कई लोगों का ऐसा होता है, उनकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा अच्छी होती है, तो उनके लिए क्या अच्छा है कि वो जो इफ आई वेर अ बर्ड, मैं अगर पंछी होता, मी पक्षी झाले असते तर, ये टॉपिक कॉमन होते हैं, राइट, ये टॉपिक आते ही है, तो जिनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। वो इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखते जाते हैं उनके लिए तो कुछ मतलब चूज करने का डिफिकल्ट है ही नहीं। जो ऐसा इमेजिनरी टॉपिक है, शुरू हो जाओ बस लिखने के लिए। ओके, सो आपका सब्जेक्ट के बारे में तो पता चल गया आपको कि कौन से टॉपिक पे कैसे आपको स्टार्ट करना है। नाउ ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कौन आपका ऐसे पढ़ने वाला है, तो हमने तो तय कर लिया कि हम सिर्फ टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए जो 3 मेन चीजें हैं, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव। आप टीचर के सामने नहीं हो, आपके पेपर, आपका जो स्कूल टीचर है उन्हें पता होता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आपका नाम सामने होगा। जब आप बोर्ड की एग्जाम लिख रहे हो, वो जो एग्जामिनर है उसे पता नहीं है कि आप कौन हो, आपका नाम भी उसे पता नहीं है, तो उस ऐसे के थ्रू वो आपको पहचानेगा, आप कैसे इंसान हो, वो उसे सिर्फ उस ऐसे के थ्रू समझने वाला है। पर्सपेक्टिव मतलब वो कैसे देख रहा है आपको, किस नजरिए से वो आपको देखेगा, दैट इज पर्सपेक्टिव। टू लुक एट सम प्रॉब्लम इज द पर्सपेक्टिव, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बता, वो आपने एक इमेज देखी होगी कहीं पे कि एक इंसान देखे, तो दूसरे को उल्टी साइड से वो 6 दिखेगा, मराठी में लिखा हुआ 3 और 6 उल्टे दिखते हैं, तो दैट इज पर्सपेक्टिव, कौन किस तरह से देख रहा है उस सिचुएशन को। कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज को देख के बहुत परेशान होते हैं, मतलब आधा ग्लास भरा हुआ है, तो एक इंसान बोलेगा कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, और दूसरा इंसान बोलेगा ये आधा ग्लास खाली है, तो दैट इज पर्सपेक्टिव। एक का पर्सपेक्टिव होगा कि अच्छा है ना, आधा ग्लास तो भरा है, और दूसरे का पर्सपेक्टिव होगा आधा ग्लास तो खाली है, और वो रोता रहेगा। सो दैट इज पर्सपेक्टिव। समझ में आ गया? एग्जैक्ट मराठी आप डिक्शनरी में देख लीजिए, मैंने ये मीनिंग समझाया आपको कि ऐसा, ये इसे पर्सपेक्टिव बोलते, किस नजरिए से आप देख रहे हो। ओके, सो जो आपका टीचर का पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि आपका रीडिंग कितना है, आप इस लैंग्वेज को कितनी गौर से देख रहे हो, आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस की है, उतनी उसकी कितनी पढ़ाई की है, उस पर कितनी मेहनत ली है। ये एक टीचर का पर्सपेक्टिव रहेगा जब वो आपका ऐसे पढ़ रहा है। ओके, सो इवेल्युएट योर टॉपिक इन रिलेशन टू योर ऑडियंस। तो आपको आपके टॉपिक को इस तरह से फ्रेम करना है कि आपके जो ऑडियंस है, मतलब आपके जो टीचर है, उन्हें वो कन्विंसिंग लगे, उन्हें वो अच्छा लगे।
Adapt your topic, examples and language so that they are appropriate for your audience. मतलब जो टॉपिक अप्रोप्रिएट, तो एग्जाम्पल्स जो आप यूज करने वाले हो, लैंग्वेज जो आप यूज करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अब आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप शेक्सपियर के इंग्लिश में थोड़ी ना लिखने जाओगे। आपको नॉर्मल ग्रामर जो हमने अभी तक पढ़ा है उस ग्रामर को सामने रख के इंग्लिश में लिखना है। तेच मराठी में जो व्याकरण होगा उसी के हिसाब से। अब आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच सीखे हो, हमें और भी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं, वो भी हम लोग कवर करते रहेंगे, बीच बीच में करेंगे वो। मराठी मध्ये पण अलंकार शिकता तुम्ही, हिंदी में भी ऐसा कुछ होगा, राइट? तो वो जो लैंग्वेज की स्पेशलिटी होती है, वो लैंग्वेज की स्पेशलिटी यूज करके आपको लिखना है, ताकि आपके टीचर को लगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ाई नहीं किया, बल्कि पूरी लैंग्वेज का पूरा स्टडी आपने किया है। ये किसी तरह से उस टीचर को कन्विंस होना चाहिए। दैट वे इज योर एसी और राइटिंग, ऑल राइटिंग स्किल्स। इंग्लिश के पेपर में या किसी भी लैंग्वेज के पेपर में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर टीचर के सामने आ जाती है। ओके, सो नाउ व्हाई एम आई राइटिंग दिस एसे, आपका पर्पस क्या है? तो अब इसमें पर्पस में इन्होंने, इसमें टाइप्स हम बताते हैं कि टाइप्स कौन से हैं। नैरेटिव, रिकॉल्स एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स। किसी स्टोरी का नरेशन कर रहे हो आप, आपका कोई एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ एसेज होते हैं, राइट? आपका कुछ एक्सपीरियंस, किसी चीज के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसके बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं एसे के, दोज आर नैरेटिव। तो उसमें आपको पास्ट टेंस यूज करना है। ओके, तो जब आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे आपको ये भी फोकस करना है कि आपको टेंस यूज कौन सा करना है, वो टेंस आपको अच्छी तरह से आता है या नहीं। हमारा एम तो ये है कि हमें ऑल टेंसेस, कोई भी कुछ भी सेंटेंस बनाना हो हमें आराम से वो आना चाहिए। बट जब आप ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करोगे, स्पेसिफिकली इंग्लिश में अब ये प्रॉब्लम आएगा। तो अगर हम कुछ नैरेटिव टॉपिक है, हमें कोई स्टोरी बतानी है, तो हमें पास्ट टेंस यूज करना है। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल द कैटेगरीज ऑफ पास्ट टेंस। सिर्फ सिंपल पास्ट नहीं, आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये कितने अच्छे से आता है ये देख के आपका टॉपिक आपको शुरू करना है। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सपोजिटरी, दैट इज एक्सप्लेन्स, क्लैरिफाइज और इलस्ट्रेट्स। किसी टॉपिक पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है कोई, तो वो होता है एक। देन रिस्पॉन्स टू लिटरेचर, shows that you understand a literary work and can make judgments about the text with evidence to support it। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, ये हमें कॉमनली एग्जाम्स में आता है आपके कि रिस्पॉन्स टू लिटरेचर, किसी एक बुक पे या किसी इंसिडेंट्स पे आपको लिखने के लिए बोला जाएगा जब, तो आपको वो इंसिडेंट्स, वो बुक का जिस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि उस पे आप लिख सकोगे। दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसे सारे किताबें आप 10th तक नहीं पढ़ते हो ना जिसके बारे में सबके बारे में आपको पता होगा। तो आई यूज टू अवॉइड दीज टॉपिक्स, क्योंकि हमें अगर उसके बारे में पूरा पता नहीं है तो हम लोग लिख नहीं सकते, हम लोग बोल नहीं सकते जिसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, राइट? अगर अभी मुझे बताया गया कि कोरोना के बारे में कुछ लिखना है मुझे, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कोरोना कब आया, कैसे रहा, क्या हुआ, ये सारा इसका स्टडी करना पड़ेगा, तभी मैं लिख सकूंगी। सिर्फ थोड़ा पढ़ा है कहीं पे कि कोरोना इज अ पैंडेमिक, उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, सब घर पे रह गए, तो इस पे मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगी ना। थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, कब आया, कैसे आया, क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये जब मुझे लिखना है तो मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो दैट कम्स अंडर दिस, दैट रिस्पॉन्स टू लिटरेचर, या तो लिटरेचर या कोई हैपनिंग इवेंट। एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, ये भी होता है बट ये एसेज में बहुत कम आता है। सो ये मेन पार्ट्स है आपके एसे के। तो आपको अभी समझ में आ गया कि एसे राइटिंग बेसिकली क्या है, आपको क्या क्या करना है उसमें। इट विल नॉट कम कंपल्सरी। आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एसे में सिर्फ एक ही टॉपिक आया है। यू ऑलवेज हैव 5 टॉपिक्स, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ देम। किसी भी राइटिंग स्किल आपको कंपल्सरी नहीं आता, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू राइट इट। एग्जाम के पर्पज से आप अगर पूछ रहे हो तो यही है। आज के फॉर्मेट तक मैंने कभी नहीं देखा है कि कंपल्सरी आया है कि इसमें ही ऐसे लिखो। अगर आपकी वो यूनिट टेस्ट होती है 20 मार्क्स की, तो वहां पे हो सकता है ऐसा।
Yes, during interview, your age will be at least 20 to 22. So till that, you have read a lot of topics. एंड जब आप इंटरव्यू देने जाते हो आप उसी स्पेसिफिक करियर में जाना चाहते हो और वहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, तो यू नो अबाउट दैट टॉपिक. एनी टॉपिक दे आस्क, यू विल हैव टू नो अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, मैं बायोलॉजी के यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे उसके ऊपर पूरा पढ़ के ही जाना है. वो मुझे बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, आई नो दैट. ओके, वो उसी टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे कहेंगे. आप 10 तक हो, आपको वैसे ही टॉपिक्स आ जाएंगे. समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ड्यूरिंग इंटरव्यू जो आप पूछ रहे हो, आप 10th के बाद इमीडिएटली कहाँ पे इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो ना, आपको बाद में जाना है. आप आफ्टर 12th भी आपकी हो गई तो भी आप 18th अबव हो जाएंगे. तो उसके बाद जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज स्पेसिफिक फील्ड. ओके, वेरी गुड. सो आपको अब एसे लिखना है एक टॉपिक पे. हम लोग टॉपिक सेम रखते हैं, हेल्थ इज वेल्थ ही रखते हैं. नाउ इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक ओनली, ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो, इसलिए मैं पहले ये टॉपिक देती हूँ. अगली बार से मैं आपको अलग अलग टॉपिक देती जाऊंगी. ओके, इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक इन होमवर्क? यस. ओके, सो प्लीज राइट ऑन दिस टॉपिक. हमने जैसा अभी डिस्कस किया है उस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए. आपको कहीं पे भी ऐसा लिखना नहीं है. हाँ, इंट्रोडक्शन फिर नीचे लिखा, बॉडी फिर नीचे लिखा, कंक्लूजन, ये 3 पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं. इंट्रोडक्शन ये मैं समझ जाऊंगी कि आपका पहला पैराग्राफ है, मतलब इंट्रोडक्शन. यहाँ पे आपको ऐसा लिख के डैश करके नहीं लिखना है. ओके, मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन ये किया, उसके बाद डैश किया और पूरा पैराग्राफ लिखा, ऐसा नहीं करना है. वहां पे इंट्रोडक्शन ये वर्ड यूज नहीं करना है. डायरेक्टली पैराग्राफ करके ऐसे को स्टार्ट करना है आपको. ओके, ट्राई टू राइट इट इन 5 पैराग्राफ्स, एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स. अगर आपको उसके ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा ट्राई कीजिए कि इंट्रोडक्शन आ रहा है, बॉडी के 3 पैराग्राफ और कंक्लूजन. पैराग्राफ लिखने के लिए आपको मुभा है, आप कितने भी लाइंस के लिख सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. और पेजेस का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 1 पेज का, 2 पेज का, ऐसा कुछ नहीं. जैसा आपको सूझेगा वैसा आप लिखते जाएंगे. ओके, perfect, very good. So now we will start with reading and speaking. Unfortunately, health is wealth. The topic for essay writing is health is wealth, and for now it is compulsory. उसके बाद मैं आपको 2 ऑप्शंस देती जाऊंगी. एक बार मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको आज का ये पूरा जो हमने डिस्कशन किया वो समझ में आया है, कैसे ऐसे लिखने हैं इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, तो फिर मैं आपको 2 टॉपिक्स देती जाऊंगी, उसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट करके आप लिखते जाइए. ओके, तो सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग. I don't have the list that we made in last lectures. Is there someone who has that list? किसी के पास वो लिस्ट है? Is there anyone having that list which we had made alphabetically ordered? Okay, no problem. So then please give your names for reading. आज के लेक्चर में थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट नहीं है अभी. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, यू हैड रिकॉर्डेड द स्क्रीन बट नॉट. अभी लिस्ट बनाने में बहुत टाइम जाएगा. नंदिनी है, लावण्या है. ओके, ठीक है. अभी ये दो जन का नाम हम लोग याद रखेंगे, बाद में आगे जाएंगे. ओके, मैं इनके नाम नोट डाउन करूंगी. जब आप दोनों के नाम आएंगे ना लिस्ट में, तब आपको मिस करके आगे के इंसान को पढ़ने के लिए मिलेगा. ओके, वेरी गुड. सो नाउ नंदिनी, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. Okay, Nandini? Yes, ma'am. Yes, please start reading. An encounter of a... An encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large
campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the body wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attached squirrels and Attracted. many species of birds. A group of langurs have even made their den in an ashwatha tree nearby. They had all became a part of parcel of our existence and daily life. A small Okay. incident. You can uh, stop. Very good. Nandini, very good. So now, what? Oh, please give me a moment. Vedant ma'am for speaking, Akshita for reading. Speaking. Okay, हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं. अगर if time permits, we will take speaking, and for speaking, topic will be of your choice. You can take topic of your own choice. No problem. Okay. So now अभी हम लोग रीडिंग पूरा करते हैं, and then if time permits, we will take speaking. Speaking के लिए लिस्ट के हिसाब से हमें जाना अच्छा पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले रीडिंग फिनिश कर लेते हैं. तो द सेकेंड वन इज लावण्या. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Lavanya? Yes, ma'am. Okay, very good. Can you see the screen? Yes. Okay, please start reading. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation, just like for any other child. The holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for the children in the festive season. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, and shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes tick by. I become deeply absorbed in the book. Okay, you can stop now. Very good. So after Lavanya, the name is Vedant. Please switch on your mic. Ma'am. Yes, very good. Suddenly, start from suddenly. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added a Cacophony. Added to the cacophony. Added to the cacophony, I also heard the disturbance approaching closer. yes. Please Curiosity got continue. the bet- Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill.
The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langor group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. I recalled the terrible custom in the animal kingdom, according to which a dominant male usually does not allow another male, baby, or adult to survive within his group. Okay, very good. Next one is Akshata. Please switch on your mic. Akshata. Yes, ma'am. Very good. Yes, start from without losing any time. Without losing any time, I gathered a study in one hand and hurled a piece of a stone at a marauding langur. The langur was so infrared that it hardly took any notice for a shield. But then I started throwing more stones. The dog on their path raised their pitchfork cry. The changed circumstances and the sudden unaccepted attack from unknown quarters forced the langur to the drop the baby from a sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of pack of dogs grew manifolded at prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with a stick, I managed to catch hold of a baby lugger tail just as it kicked over the edge of a tile roof. The baby appeared inside and Lifeless. it was indeed a male baby. Okay, very good. By this time, You my can stop, Akshata. Very good. So now next one for reading. Please give your names. आतापर्यंत फक्त अक्षताचं होतं, वेदांत बाकी सगळ्यांचं झालंय. तन्वी. ओके, तन्वी प्लीज स्विच ऑन युअर माईक. तुमची नावं जेव्हा आपली लिस्ट प्रमाणे येतील सो आपण तेव्हा स्किप करून पुढच्या नावाला जाणार. ओके, बिकॉज यू हॅव रेड राईट नाव. okay, ma'am. Okay, ma'am. नो प्रॉब्लेम. Ba- प्लीज स्टार्ट. आय टूक. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds to stop the bleeding. I was relieved to find out the baby stop. was breathing. Even though he breathes very shallow, splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkle eyes welled up with tears, and he started to sob with muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Very good. Perfect. You can switch off your mic. Next. Who wants to read next? Please write your name in the chat box. अरे एरवी एवढी पटापट नावं येत असतात. For reading, write your name in the chat box. We will cover speaking in the next lecture. Write your name in the chat box for reading. ज्यांचं आतापर्यंत वाचून झालेलं नाहीये we have only 5 minutes left. Please write your name immediately. Yes, for this lecture.
We still have 5 minutes in our hands, so we can take a reading. Prarthana, are you ready for reading? Yeah, very good. Switch on your mic. Yes, ma'am. Yes, please start from my attention. Yes. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on a kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother, and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a through Hello? body in, thorough body inspection to check his injuries, then cuddled him tightly in her bosom. The Very baby fought. Yes, yes, you can stop now. Very Okay. good. Okay. So next one, please write your name in the chat box. आत्तासाठी वाचायला आता आपल्याला लेक्चर मध्ये अजून थोडा वेळ आहे. सो इफ एनीवन वॉन्ट्स टू रीड, प्लीज राईट युअर नेम इन द चॅट बॉक्स नाव. भैरवी, व्हेरी गुड. भैरवी, आय गेस तुझं झालंय ना पण वाचून. अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे तुझं नाव सेकंड थर्ड आलेलं असेल. सो जर आता अजून कोणी नाही नाव दिलं तर मग तुला देते. अजून कोणाला वाचायचंय की ज्यांचं अजून वाचून झालेलं नाहीये, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये ज्यांचं नाव नव्हतं आलेलं आतापर्यंत. ओके, नो प्रॉब्लेम. कोणाचं बाकी नाही येते. सो भैरवी, व्हेरी गुड. यू कॅन स्विच ऑन युअर माइक. Please start reading from this. The mother sat still. Bhairavi, you can switch on your mic. Bhairavi, switch on your mic so that you can read. Yes, very good. Please start reading from The mother sat still. Bhairavi, रेंजचा इश्यू आहे का? Because we cannot hear you. ओके, नो प्रॉब्लेम. भैरवीचा काहीच आवाज येत नाही. शी हॅज स्विच्ड ऑन हर माइक, बट ओके, त्या माइक पण ऑफ केला तिने आता. नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट लेक्चरला आपण रीडिंग कंटिन्यू करू. तोपर्यंत तुम्ही हेल्थ इज वेल्थ वरती एसे लिहा आणि तो पाठवा, म्हणजे मी चेक करू शकेन आणि आपल्याला कळेल की आपलं एसे रायटिंग कसं होतंय आता. ओके, शी हॅड नेटवर्क इश्यू. शी हॅज नेटवर्क इश्यू. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो आपण आता थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण परत एकदा एसे चेक केल्यानंतर एसे मध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट हवी आहे का तर ती मी तुम्हाला सांगेन. ऑर एल्स आपण पुढच्या टॉपिकने आपण फिगर्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करूया. ओके, आणि पुढच्या लेक्चरला फक्त स्पीकिंग होईल अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आणि टॉपिक तेव्हा लेक्चरच्या वेळेला मी देईन. और यू कॅन चूज युअर ओन टॉपिक अँड बी प्रिपेअर्ड ऑन दॅट. एनिवे इज ओके. ओके, thank you and bye for now. Yes, Maitreya, I guess you have some doubt.
ओके बाय.